नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है आपका यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अंदर मैंने आपको किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी कल। स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट जो है आपकी नेफ्रॉन, वो पढ़ाई जाएगी आज। इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में बताया जाएगा कि नेफ्रॉन में दो प्रकार की आपकी जो ब्लड लेके आएगी उसको एफ्रिएंट और एफ्रिएंट आर्टरी कहते हैं। इसके अंदर ध्यान रखना कि नेफ्रॉन के अंदर अपन इसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। इसके पश्चात पढ़ेंगे इसकी फिजियोलॉजी। तो अपन को मूत्र का निस्यंदन फिल्ट्रेशन कैसे होता है वो पूरा प्रोसेस पढ़ाया जाएगा आपको। तो देखिए आज की टॉपिक में पढ़ रहे हैं अपन नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन जो है किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। तो देखिए नेफ्रॉन के अंदर अपन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए भैया डायग्राम से पहले समझाऊंगा पूरा, फिर बाद में आपको एक एक चीज बताई जाएगी। इसके एक एक पोर्शन पढ़ाएंगे अपन। सबसे पहले आता है आपका इसके अंदर सबसे पहला पोर्शन, ये नेफ्रॉन। अगर पूछे आपको कितने होते हैं पहले बता देता हूँ। नेफ्रॉन मिलियन, यानी 1 से 2 मिलियन के आसपास रहते हैं आपके नेफ्रॉन अपनी किडनी के अंदर। यानी 10 लाख से 12 लाख आपके किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 10 लाख से 12 लाख आपके किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन या इसको बोलते हैं हिंदी में वक्राणु, ये यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। ये संरचनात्मक क्रियात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके पश्चात आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा वह पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी। किसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं भैया? अपन पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन की एनाटॉमी। नेफ्रॉन की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को बोलते हैं अपन बोमेन कैप्सूल। इसको क्या बोला जाता है? ये प्याले जैसी संरचना दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? आपका बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, या हिंदी में कहते हैं बोमेन संपुट। ये नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अपन अगर किडनी का सेक्शन काटते हैं फिर उसके अंदर देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तब आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर शो होती है। तो नेफ्रॉन के अंदर आपको क्या क्या शो होगा? सबसे पहले शो होगा, इसको कहेंगे बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल से इसके अंदर आती है आपकी अपवाही धमनी। अपवाही यानी यहां ब्लड लेके आएगी। क्या लेके आ रही है? ब्लड लेके आ रही है। कहां पे लेके आ रही है? या इसको बोलते हैं एफ्रिएंट आर्टियोल। एफ्रिएंट आर्टियोल्स। ये ब्लड कहां पे लेके आ रही है? बोमेन कैप्सूल्स के अंदर। बोमेन कैप्सूल्स में क्या लेके आ रही है? ब्लड। और ये ब्लड कैसा है भैया? यहाँ पे क्या मिक्स है? यूरिया, यूरिक एसिड, सब इसके अंदर मिक्स है। ये किस में आएगा? इस प्याले जैसी संरचना में। इस प्याले जैसी संरचना को क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल्स कहा जाता है। पहला पोर्शन है आपका नेफ्रॉन का। अब इस नेफ्रॉन के अंदर वो ब्लड लेके आती है, तब ध्यान रखना ये ब्लड कैसा है? यूरिया युक्त है, यानी इसमें अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट है इस ब्लड के अंदर। अब इस ब्लड से इस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना? फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए यहाँ पे क्या लगे होते हैं आपको पता है? आपकी बहुत सारी ये एफ्रिएंट आर्टियोल्स आकर बहुत सारी कैपिलरियों में बढ़ जाती है, छोटी छोटी कैपिलरियों में बढ़ जाती है। इन कैपिलरियों को क्या कहेंगे भैया? ये बहुत सारी कैपिलरियां होती है। इन कैपिलरियों को ध्यान रखना, पूरी गुच्छा बन जाता है कैपिलरियों का। कैपिलरियों का क्या बन जाता है? गुच्छा। इन गुच्छों को कहते हैं अपन क्या? ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस लस। ये ग्लोमेरुलस बहुत सारी कैपिलरियों का जो गुच्छा होता है, इनसे निकलता है आपका क्या? वेस्ट प्रोडक्ट। और वेस्ट प्रोडक्ट यहां से निकलेगा और कहां पे आएगा? आगे वाले पोर्शन जिसको अपन कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब। अब देखना ये बोमेन कैप्सूल का जो भाग है, इसको आपको क्या बताया कि यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारी कैपिलरियों में बढ़ जाता है। ये कैपिलरियां बढ़ने के पश्चात यहाँ से जो यूरिन छन जाता है, ब्लड छन जाता है। ब्लड में से जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वो छन जाते हैं। इसमें ध्यान रखना जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इस बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे बॉडी के। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड आपका जो प्लाज्मा है, ये पोर्शन नहीं आएगा। बाकी सभी प्रोडक्ट इस ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाते हैं। अब ग्लोमेरुलस के अंदर से जितना भी प्रोडक्ट छनता है, यहाँ से जितना छनना चाहिए उतना मात्रा में छनता है। उसके पश्चात यहाँ से एक और नली निकलती है जिसको अपवाही धमनी या एफ्रिएंट आर्टियोल कहा जाता है। ये एफ्रिएंट आर्टियोल क्या करती है? वापस बचे हुए ब्लड को क्या करती है? वापस लेके चली जाती है।
ठीक है, यहां से क्या होगा, अब यहाँ पे फिल्ट्रेट हुआ, फिल्ट्रेशन होने के लिए यहां से प्रोसेस चलता है, आगे चलती है जिसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, पीसीटी। ये देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, ये कुंडलित नली होती है जो सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू, ये किससे बनी होती है? सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। इसके अंदर से आगे जो पोर्शन चलता है जिसको कहेंगे अपन हेनले लूप। ये हेनले लूप, यहां से अगर इस हेनले लूप का पोर्शन देखते हैं तो ये हेनले लूप 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। इसको कहते हैं असेंडिंग, और इसको कहेंगे लूप ऑफ हेनले, और इसको कहेंगे डिसेंडिंग। पीसीटी क्या होती है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, या इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहा जाता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये जो कुंडली नलिका है वो कहां से? यहां से चलती है, और आगे जो पोर्शन चलता है यहां से उसको बोलते हैं हेनले लूप। इसको क्या कहते हैं? हेनले नामक साइंटिस्ट ने खोजा इसको, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेनले लूप। हेनले लूप का पहला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग हेनले लूप। इसको क्या कहेंगे? असेंडिंग हेनले लूप। इसके पश्चात आता है, इसको बोलते हैं हेनले लूप, नॉर्मल हेनले लूप। इसके पश्चात आता है, उसको कहेंगे डिसेंडिंग हेनले लूप। ये हेनले लूप, यहां से अब आपको पता है यहाँ पे ब्लड कैपिलरी चलेगी, इसके ऊपर बहुत सारी जाल होता है यहाँ कैपिलरी ब्लड का, जो क्या करता है, जिस पदार्थ को अवशोषण होता है वापस क्या, अब ये तो है नहीं कि ब्लड में से पूरे प्रोडक्ट बाहर निकाल लें, पूरे प्रोडक्ट बाहर नहीं निकालते हैं। कुछ पदार्थ क्या होंगे, वापस यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होंगे। अपन पढ़ेंगे यूरिन का फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, तब तो आपको बताए जाएंगे। इसमें 3 प्रोसेस होंगे, वो पढ़ाए जाएंगे। तो सिर्फ ओनली अभी क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी, ये किससे बने होते हैं, कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे बाद में। पहले क्या है, ये बना हुआ कैसे ऑर्गन। तो देखिए भैया, यहां से हेनले लूप, इसके पश्चात इसको बोलते हैं आपका आगे जो चलेगी इसको बोलेंगे डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब। डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब होती है, ये आपकी क्या करेगी, इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। यह भी सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। ये क्या करेगी, यहां से एब्जॉर्ब करने का भी काम करती है। देखो अभी बताएंगे आपको क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं। इसके पश्चात जो पोर्शन आएगा उसको कहेंगे कलेक्टिंग ट्यूब। देखो भैया, आपके पोर्शन बता देता हूं। इसमें सबसे पहले आता है आपका बोमेन कैप्सूल्स, प्याले जैसी संरचना जिसको बोमेन कैप्सूल्स, और इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरी आती है उसको बोलते हैं अपना ग्लोमेरुलस। जो आपकी एफ्लुएंट आर्टियोल लेक आएगी, वो एफ्लुएंट आर्टियोल बहुत सारी कैपिलरियों में बढ़ जाता है। इन कैपिलरियों के बढ़ने के पश्चात जो आगे चलता पोर्शन उसको बोलते हैं अपन एफ्लुएंट आर्टियोल, वो वापस ब्लड लेके जाएगी। ये एफ्लुएंट आर्टियोल बहुत सारी बोन कैपिलरी, बाल जैसी संरचना होती है ना, छोटी व्हील से भी मेन कैपिलरियों में बढ़ जाती। इन कैपिलरियों को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और इनसे जो फिल्ट्रेट होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये आता है आपके बोमेन कैप्सूल से पीसीटी के अंदर। पीसीटी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब। ये जो नली है इसको पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब कहते हैं। यहां से फिर वो हेनले लूप पे, और हेनले लूप पे इनके ऊपर भी ब्लड कैपिलरियों का जाल पाया जाता है। ये एफ्लुएंट आर्टियोल अपवाई धमनी, जिसको एफ्लुएंट आर्टियोल कहते हैं, ये यहां से ऊपर चलती है। जैसे जैसे आपका फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होने के पश्चात ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो बोमेन कैप्सूल्स के माध्यम से अपने पीसीटी के अंदर आ जाते हैं। उन पदार्थों का रीएब्जॉर्प्शन करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वापस रीएब्जॉर्प्शन होंगे। उसके पश्चात चलता है आपका हेनले लूप और डीसीटी, जिसको दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब कहते हैं। इसके आगे एक और नली जुड़ी रहती है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब, जो आपके यूरिन फिल्टर होकर आया है उसको कलेक्ट करने का काम करती है। इस कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर ध्यान रखना, एक हार्मोन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एक होता है एल्डोस्टेरोन, ये आपके वाटर को बैलेंस करने का काम करते हैं, ज्यादा मात्रा में वाटर बाहर नहीं जाए, इसके लिए जो आपका हार्मोन काम आता है उसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। अब देखना, यहां से आपका जो बुक की लैंग्वेज से है उसको समझा देते हैं आपको। देखिए भैया, किडनी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी कंटेन करती है 1 मिलियन या 2 मिलियन के आसपास अपने नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर कंटेन करती है नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन बॉडी के अंदर लगभग 10 से 12 लाख पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर।
Nephron is the structural functional unit of the kidney. Nephron is the tubular structure. ये नलिकाकार संरचना होती है, वो भी कुंडलित नलिका होती है। ये नलिकाएं क्या होती है? कुंडलित होती है, कुंडली बना के रहती है। जैसे सांप कुंडली बना के बैठता है, वैसे वैसे आपके किडनी के अंदर आपके नेफ्रॉन क्या होते हैं? आपके कुंडली बना के रहते हैं। तो देखिए आगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मैंने ये बता चुका हूं। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अगर इस नेफ्रॉन की पूरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये दो पार्ट में कवर करता है। पहला होता है आपका रीनल कैप्सूल्स। ये जो प्याले जैसी संरचना है इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल्स। इसके भी क्या पढ़ेंगे? दो पार्ट पढ़ेंगे। दो पार्ट में सबसे पहले आता है आपका जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और दूसरा होगा बोमेन कैप्सूल्स। ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ एनास्टोमिंग ऑफ कैपिलरीज। ये जो कैपिलरी होती है इसका ये क्या होता है? ग्रुप होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर इन्वेस्टेड बाय द विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल्स। विसरल लेयर आपको पढ़ा चुके हैं कि विसरल ऑर्गन कितने होते हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये सभी विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब वो शरीर के अंदर वाले पोर्शन में रहता है, वो उनको अपन विसरल ऑर्गन कहते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड द पोडोसाइट सेल्स। इन सेल्स को क्या कहते हैं? पोडोसाइट सेल्स। जो ये बोमेन कैप्सूल्स के अंदर सेल पाई जाती है उनको पोडोसाइट सेल्स कहा जाता है। ये देखिए पोडोसाइट सेल्स, दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये अंगुली के समान प्रोजेक्शन का काम करते हैं। इनको कहते हैं पोडोसाइट सेल्स। क्या कहेंगे? पोडोसाइट सेल्स कहा जाता है। इसके पश्चात आता है बोमेन कैप्सूल। ये पूरा कैप्सूल है, इसको बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। बोमेन कैप्सूल्स इट इज नाउन एज द ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स। इसको और भी नाम है, इसको दूसरा नाम है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, क्योंकि इसमें आपकी एफ्लुएंट आर्टियोल आती है, बहुत सारी कैपिलरियों में बढ़ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स भी कहते हैं। इसके पश्चात आता है आपका दिस नाउन इज ग्लोमेरुलर कैप्सूल। दिस द क्लोज्ड एंड ऑफ द ट्यूब ऑफ द कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होगा? एंड होता है कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको बोमेन कैप्सूल्स कहा जाता है। सिंगल लेयर ऑफ द फिटेड सेल रेस्टिंग ऑफ द बिकम मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलर कप। इनको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर कप। जिस प्रकार कप की जैसे संरचना में या कप कहो या प्याला कहो, ये क्या होगा? प्याले जैसी संरचना होती है। इसमें आती है एफ्लुएंट आर्टियोल, एक जाती है इफ्लुएंट आर्टियोल। एफ्लुएंट आर्टियोल्स जिसको कहते हैं अपवाही धमनी, जो ब्लड लेके आती है नेफ्रॉन के अंदर। एफ्लुएंट आर्टियोल जो ब्लड को लेके जाती है यहां से वापस। अब आपको ध्यान रखना, जब आपका पूरा ब्लड फिल्ट्रेट होता है तब यहां से आती है, जिसको एफ्लुएंट आर्टियोल्स कहते हैं। जो लेके जाएगी उसको इफ्लुएंट आर्टियोल्स कहा जाता है। यहां देखना, इसको आगे पार्ट देखते हैं तो इसको बोलते हैं रिनल ट्यूबुल्स। जो आगे इनके पश्चात जो आती है इसको रिनल ट्यूबुल्स कहेंगे। इसमें तीन प्रकार की पढ़ेंगे अपन। रिनल ट्यूब्स 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटेंड ब्राउन कैप्सूल सिटी। यहां ध्यान रखना, सिटी का मतलब होता है कलेक्टिंग ट्यूब। यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए लिखा कि यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो ध्यान रखना ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। यहां से लेकर यहां तक आप पूछे आपको तो ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। और पहला पोर्शन यहाँ पे देखते हैं, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ, देखिए 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटेंड बोमेन कैप्सूल टू सिटी, यानी बोमेन कैप्सूल से लेकर आपके कलेक्टिंग ट्यूब तक जो फैली रहती है। कलेक्टिंग ट्यूब को हिंदी में कहते हैं संग्रह नलिका। जो यूरिन का कलेक्ट करेगी या संग्रह करेगी उसको कलेक्टिंग ट्यूब कहते हैं। देखो भैया, इसको हिंदी में भी समझा देता हूं, अभी थोड़ी देर में देखना। देख भैया, ये कलेक्टिंग ट्यूब पीसीटी, पीसीटी का मतलब होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब। यहाँ पे सिर्फ ओनली शॉर्ट पे नाम लिखा हुआ है पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब। लॉन्गेस्ट पार्ट, ये क्या होगा? इन तीनों में से सबसे लंबा पोर्शन है आपका पीसीटी। तो पीसीटी लॉन्गेस्ट पार्ट एंड कन्वोलेटेड यानी कुंडली बना के रहती है। फाउंड इन द रिनल कॉर्टेक्स, रिनल कॉर्टेक्स के अंदर ये पाई जाती है। फिर द सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम सेल्स, ये किससे बनी होती है? सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से बनती है। सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू, जितने भी टिश्यू होते हैं एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि आपके रीएब्जॉर्प्शन का, प्रोटेक्शन का ये काम आपको बता चुका हूं मैं आपको टिश्यू पढ़ाते वक्त। तो देखिए, इट इज सराउंडेड बाय मैनी कैपिलरी आर देयर क्लोज
to the walls, approximate 80% glomerular filtrate reabsorption, selective reabsorption. यहाँ ध्यान रखना 80%। अब आप कहोगे सर इतना तो फिल्टर आता है तो 80% रीअब्जॉर्ब होता है। हाँ भैया, ध्यान रखना पीसीटी के अंदर 80% पार्ट जो भी आ गया है इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी ब्लड में वापस ले लिया जाता है। पूरा फिल्टर हो जाएगा तो अपन के शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बाहर चले जाएंगे, अपन मर जाते हैं। तो अपना जो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है बॉडी के अंदर कि किडनी जो क्या करेगी, फिल्टर करेगी। 80% पार्ट को फिल्टर कहां पे हो जाता है आपका, सॉरी 80% पार्ट वापस रीअब्जॉर्ब कहां हो जाता है आपके पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब के अंदर अप्रोक्सीमेट 80% सिलेक्टिव रीअब्जॉर्ब होता है, यानी सिलेक्शन करके रीअब्जॉर्ब करना। ऐसे नहीं है पूरे रीअब्जॉर्ब कर लिए, यूरिया कोई रीअब्जॉर्ब कर लिया, सब कुछ टोटल। आप यहाँ ध्यान रखना ग्लूकोज भी आ जाता है, ध्यान रखना इस फिल्टर के अंदर मैंने आपको क्या बोला, ब्लड के जितने भी कंपोनेंट है वो सब आ जाते हैं, पर इसके ऊपर एक नली चलती है आपकी जिसको बोलते हैं एफिएंट आर्टियोल्स। ये एफिएंट आर्टियोल्स क्या करेगी, वापस रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देगी। यहां से वापस क्या हो जाएगा, 80% पार्ट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। रीअब्जॉर्ब यानी ब्लड में ले लेना, वापस बाहर नहीं निकलने देना, इसका मतलब। अब देखना सर, हेलेन लूप आगे पोर्शन आता है जिसको बोलते हैं, ये पीसीटी के पश्चात जो पोर्शन आएगा उसको बोलेंगे हेलेन लूप। हेलेन लूप के 3 पार्ट होंगे। इसमें पहला पार्ट होगा असेंडिंग हेलेन लूप और हेलेन लूप और डिसेंडिंग हेलेन लूप। ये 3 पोर्शन में बटा होता है। ये भी सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है और यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन का पोर्शन चलता है। 80% तो पीसीटी के पास रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब वापस आपको पता है 2-3% यहाँ पे क्या होगा, वापस फिल्टर होगा एक बार में, तो वापस ब्लड चलता है और वापस फिल्टर होता है। ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता है। ये 3 बार अपना प्रोसेस चलेगा, वो अभी आपको पढ़ाएंगे कैसे सिक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वो प्रोसेस अपन इसके फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो देखिए असेंडिंग हेनले लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप, ध्यान रखना पहले ये चीजें पढ़ेंगे, उसके पश्चात अपन आगे चल रहे हैं। आगे तो आगे आती है डीसीटी, इसको बोलते हैं डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब। सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से, ये भी किससे बनी होती है, सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। इट इज द कंसीडर्ड एज ए डायलेटिंग सेगमेंट ऑफ बिकॉज ए लाइक थिक लाइक असेंडिंग लिम्ब डीसीटी impermeable of the water and activate or reabsorb sodium। यहाँ पे ध्यान रखना ये चीजें पूरी देखो। डीसीटी की डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब क्या एब्जॉर्ब करेगी, सोडियम का वापस रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होगा, डीसीटी के पास। अब आपको पता है ज्यादा अगर मात्रा में सोडियम वापस चला गया बॉडी के अंदर तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर सोडियम इलेक्ट्रोलाइट की क्या कमी हो जाती है। सोडियम क्यों चाहिए, इस हार्ट को धड़कने के लिए। ये हृदय धड़कता क्यों है, आपके सोडियम पोटेशियम ये इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। अगर आपका सोडियम लेवल कम हो जाता है तो ध्यान रखना ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, अगर ज्यादा हो जाता है तो हाई हो जाता है। तो मेंटेन करके चलती है आपकी किडनी। अब आप कहोगे सर हार्ट डिजीज कैसे होती है, ऐसे होती है हार्ट डिजीज। अगर सोडियम का लेवल कम होगा तब आपकी ब्लड प्रेशर लेवल क्या हो जाएगा, कम। अगर सोडियम लेवल हाई हो जाता है तो आपकी डीसीटी के अंदर ध्यान रखना आपकी वापस रीअब्जॉर्ब नहीं करें और रीअब्जॉर्ब ज्यादा कर लें तो क्या होगा कि सोडियम का मात्रा लेवल में बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है और हार्ट के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मेंटेन करने के लिए किडनी बहुत जरूरी होती है फिल्टर करने के लिए। तो देखिए भैया आगे चलते हैं। तो आगे आती है आपकी कलेक्टिंग ट्यूब जिसको कहते हैं सीटी या कलेक्टिंग ट्यूब। इसके ध्यान रखना डक्ट ऑफ बेलेनी कहते हैं इसको। और इस पार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। सोडियम रीअब्जॉर्बल एंड द पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आर बाय एल्डोस्टेरोन। ध्यान रखना एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, सोडियम को तो रीअब्जॉर्ब करेगा, रीअब्जॉर्ब एंड एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम और हाइड्रोजन का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना सोडियम पोटेशियम का तो एक्सचेंज करेंगे और सोडियम का क्या करेंगे, वापस रीअब्जॉर्ब। अब आपको सर यहाँ से तो क्या रीअब्जॉर्ब, यहाँ पे भी रीअब्जॉर्ब। हाँ, सोडियम ज्यादा मात्रा में बॉडी से बाहर नहीं निकले इसलिए इसका पोर्शन का काम होता है रीअब्जॉर्ब करे और कलेक्टिंग ट्यूब में वापस रीअब्जॉर्ब होता है। और यहाँ पे एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं अपन एल्डोस्टेरोन और एक हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से कलेक्टिंग ट्यूब में एक हार्मोन पाया जाता है जिसको एडीएच हार्मोन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन। यह हार्मोन क्या करेगा कि आपके वाटर को वापस रीअब्जॉर्ब करने का काम करेगा। इसकी कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा मात्रा में टॉयलेट लगती है, मूत्र बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी पानी की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है और बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बाहर निकलता है बॉडी के अंदर। तो देखिए इसको बोलते हैं आपका कलेक्टिंग ट्यूब। ये एंडिंग पोर्शन होता है आपका नेफ्रॉन का। और इसके अंदर और भी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी तो मेरे को कमेंट करके बोलना कि सर ये आगे प्रॉब्लम आई तो मैं वापस समझाएंगे इसको। तो अगला पोर्शन चलेगा अपन इसका फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फिल्ट्रेशन कैसे होगा तो अगली क्लास में लेंगे अपन यूरिन फिल्ट्रेशन। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।